हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और आप जानते हैं कि जब कोई भी महत्वपूर्ण एक्शन या महत्वपूर्ण घोषणा करनी होती है तो मैं पालमपुर को ही नंबर 1 चुनता हूँ और इसलिए यहाँ आया हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा उपचुनाव टालने का है। आज देश और प्रदेश 1975 की ओर बढ़ रहा है। हमने 1974 भी देखा है, गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन भी देखा है, बिहार का विद्यार्थी आंदोलन भी देखा है जो सारे देश में फैल गया था और आखिर में जेपी मूवमेंट आया था और हम लोग जेलों में गए थे। संवैधानिक संकट खड़े हुए थे, नियम बदल दिए गए थे, विपक्ष को जेलों में डाल दिया था। मैं समझता हूं देश और हिमाचल प्रदेश भी उसी ओर अग्रसर हो रहा है। आज देश में जहां 13 करोड़ से ज़्यादा बेरोजगार हो गए हैं, पिछले 1 साल में 15 लाख से ज़्यादा तो कुछ कंपनियों में ही रोजगार से हटा दिए गए हैं। वहीं महंगाई चरम सीमा पर है, किसान समस्या बहुत व्यापक रूप से फैल रही है, सरकार हठ धर्मता पर अड़ी हुई है, जनता को विरोधी मान रही है, दुश्मन मान रही है, ईगो प्रॉब्लम है और सत्ता का अहंकार देश के नेताओं के सिर पर भी चढ़ गया है और उसका परिणाम हिमाचल प्रदेश के नेतृत्व पर आया है। आप देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 10 लाख से ज़्यादा पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। कहने को हर कैबिनेट मीटिंग में बेरोजगारों को रोजगार देने के सुहावने नारे और पिटारे खोले जाते हैं, पर वस्तुस्थिति यह है कि साल में 1000 को भी नौकरी नहीं मिल पा रही है। 3000 का आंकड़ा देते हैं, अब व्यवहारिक तौर में वो पाइपलाइन में चीज़ें रह रही हैं। युवा निराश हैं, नाराज हैं। महंगाई का आलम हिमाचल प्रदेश में यह आया है कि यहाँ का किसान भी परेशान हो गया है। पिछले 2 हफ्ते में मंडियों में खीरे का रेट 8 आने से 2 रुपये प्रति किलो गया है। लोगों ने खीरा फेंक दिया है। किसानों ने खीरा, लौकी की फसल फेंक दी है गुस्से में कि जितना ट्रांसपोर्ट का उनका किराया लग गया उतनी कीमत भी नहीं मिल पा रही है। बागवान बहुत बुरी पोजीशन में आ गए हैं, जो अदानी और अंबानी के बारे में हम बहुत बार बोल रहे हैं। ये देश को लूटने आए हैं। हिमाचल के लोग समझते नहीं थे, लेकिन पहला झटका अदानी ने दिया है। सारा बागवान उद्वेलित है, बेचैन है, गुस्से में है, आक्रोश में है। स्थितियां बिगड़ गई हैं। अब इन परिस्थितियों में 4 दिन पहले अचानक चुनाव आयोग का निर्णय आया है कि हिमाचल प्रदेश के 4 उपचुनाव टाल दिए गए हैं। भाषा बड़ी अलंकृत है, सोच समझ के डाली गई है। स्थगित किए गए हैं, रद्द किए गए हैं, ये नहीं कहा। और उसके 3 कारण बताए गए हैं। पहला कारण है कोरोना बढ़ गया है, बढ़ने की आशंका है। दूसरा कारण बताया भारी बारिश का अनुमान है, भूस्खलन का खतरा है। और तीसरा कारण बताया गया है कि सेब का सीजन है। मैं इन तीनों का खंडन करने आया हूं और ये कहने भी आया हूं, जयराम जी, ब्यूरोक्रेसी के कंधे पर बंदूक रख के गोली मत डालो। आप क्या समझते हैं जनता हिमाचल की बेवकूफ है, अनपढ़ है, उनको संविधान का ज्ञान नहीं है? आप चीफ सेक्रेटरी से स्टेटमेंट दिलाते हैं, उससे रिपोर्ट भिजवाते हैं, सेक्रेटरी हेल्थ से रिपोर्ट भिजवाते हैं, सेक्रेटरी होम से रिपोर्ट भिजवाते हैं, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि इन स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज और इनकी रिपोर्ट के आधार पर हम ये चुनाव स्थगित कर रहे हैं। मैं लॉ ग्रेजुएट भी हूँ,
मैं पूछना चाहता हूं, आपने कोरोना का कारण बताया है, क्या आंकड़े सही हैं आपके? जयराम जी कहते हैं हम तो तैयार थे चुनाव के लिए, लेकिन चुनाव आयोग ने स्थगित किए हैं और इसके कारण चीफ सेक्रेटरी है। चीफ सेक्रेटरी बहुत भले आदमी हैं, मेरे साथ उनकी मित्रता भी है, लेकिन मैं उनको समझाना चाहता हूं, आप क्या मुख्यमंत्री को ये नहीं बोल सकते थे कि आप प्रदेश के मुखिया हैं? चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट का क्या मतलब है? क्या मुख्यमंत्री चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट से बच जाएंगे? कल को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्स होगी। और क्या चीफ सेक्रेटरी बच जाएंगे? उन्हें जो गलत आंकड़े दिए हैं, मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं, अपने आंकड़े दुरुस्त करें और प्रदेश की जनता से माफी मांगें, वरना हमको अगली कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप स्वतंत्र नहीं है कि आप संविधान से भी ऊपर हो गए हैं। आप जो कुछ कहना चाहें आप कह सकते हैं। मैं ये रिपोर्ट लाया हूं, ये कोरोना की रिपोर्ट है। आज 7 सितंबर 2021 की, इसकी फोटोस्टेट कॉपी भी मैं आपके लिए उपलब्ध करा दूंगा। मैंने 12 तारीख हर महीने की सिलेक्ट की है, इसलिए कि हमारे फतेहपुर में दुर्भाग्य से हमारे विधायक आदरणीय सुजान सिंह पठानिया जी की मृत्यु 12 फरवरी को हुई थी। उसके बाद ही उपचुनाव की स्थिति खड़ी हुई है। हमारे 6 महीने 12 अगस्त को हो गए। हम उम्मीद करते थे 6 महीने का भी इंतजार क्यों करते हैं? अगर आपकी सरकार लोकप्रिय है, आप कहते हैं दम भरते हैं, जनता हमारे साथ है, तो आपको फरवरी में ये सीट खाली होती है 12 फरवरी को, आप 2 महीने का टाइम लेते और 12 अप्रैल को ये चुनाव कराते। अप्रैल चला गया, मई चला गया, जून चला गया, जुलाई चला गया, अगस्त भी चला गया, संवैधानिक संकट खड़ा हो गया। 6 महीने से ज्यादा कोई सीट खाली रख नहीं सकते हैं लोकतंत्र के अंदर, ये भारत का संविधान कहता है। एक्सेप्शनल केस है, इमरजेंसी कोई ऐसी हो। आप हमें बताइए, आपने चुनाव आयोग को उस समय क्या एक्सेप्शनल इमरजेंसी बताई कि फतेहपुर हल्के में ये स्थितियां भयंकर हो गई हैं, इसलिए उपचुनाव नहीं कराया जा सकता? फतेहपुर में कोई ऐसी स्थिति नहीं। फिर आपको बहाना मिल गया मंडी की लोकसभा का, दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई। ये सरकार न्यायपालिका की बात करती है, उस समय भी शंका जाहिर हुई थी। रामस्वरूप जी मेरे बड़े अच्छे मित्रों में एक थे, ईमानदार आदमी था, घर की परिस्थितियां ठीक थी, आत्महत्या करने का दूर दूर तक सवाल ही खड़ा नहीं होता था। उस समय भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया था, उनकी आत्महत्या नहीं हुई, हत्या हुई है। तब सरकार ने कहा था, केंद्र सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी, अगर उनके परिवार की ओर से मांग आएगी तो निश्चित तौर पर सीबीआई की इंक्वायरी करेंगे। आप तो उनका पुत्र भी मांग करके आ गया, दिल्ली में भटक के आ गया। आपने सीबीआई की मांग क्यों नहीं पूरी की? आपके ऊपर प्रश्न तो खड़ा है कि आप हत्यारे को जानते हैं, हत्यारे को बचाना चाहते हैं। जयराम जी, आज नहीं तो कल हत्यारा तो सामने आएगा, हम तो नहीं छोड़ेंगे, उनके परिवार को न्याय दिला के रहेंगे। मंडी का चुनाव आ गया, हमने कहा चलो थोड़ा और लेट हो जाएंगे। दुर्भाग्य से एक के बाद एक घटना होती गई और आपने चुनाव टाले। लेकिन अब हमने देखा तो आदरणीय वीरभद्र सिंह जी की मृत्यु को बड़ा टाइम हो गया, अब तो कराएंगे। आपको लगा कि संवैधानिक मजबूरी है, कान कोई नहीं है, बड़ी तलाश की, तो आखिर में कहा ये चुनाव आयोग ने किया, हम तो तैयार थे। और चुनाव आयोग ने किस आधार पर किया? चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट पर किया, होम सेक्रेटरी की रिपोर्ट पर किया, सेक्रेटरी हेल्थ की रिपोर्ट पर किया। मैं आज पूछना चाहता हूं, ला पॉइंट, टू द पॉइंट जवाब दे मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी, टू द पॉइंट, इधर उधर की बात ना करें। ये मेरे पास कोरोना की रिपोर्ट है, क्या आधार में बताऊंगा? आप हमें बताएं, आपने चीफ सेक्रेटरी साहब, आपने जो रिपोर्ट भेजी है दिल्ली में, कौन सी एजेंसी की रिपोर्ट है? WHO की रिपोर्ट है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है? भारत सरकार ने जो मेडिकल टीम बनाई है इस आपदा से निपटने के लिए, उसकी रिपोर्ट है? आपके हिमाचल के डॉक्टर्स की रिपोर्ट है?
आईजीएमसी की रिपोर्ट है, टांडा की रिपोर्ट है, किसकी रिपोर्ट है? मेरा आरोप है किसी की रिपोर्ट नहीं है तो उसको दिखाइए आप। हम डॉक्टरों को पीछा करेंगे, ये इजाजत नहीं देंगे किसी भी डॉक्टर को ट्रांसफर के डर के मारे आप शाम को लिखवा के दे दें कि हमारी खलासी छुड़ाओ और हम रिपोर्ट दे देते हैं। आगे तक जाएंगे, हमें तो प्रदेश की रिपोर्ट सब पहुंच चुकी है, जगह जगह से कितनी फाइलें बदलाओगे आप। मैं ये रिपोर्ट कह रहा हूं 12 अगस्त से लेके मैं आज तक 5 सितंबर तक दे रहा हूं और मेरे पास 12 फरवरी 2021 से आज तक की है। मैं केवल 12 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 के आंकड़े दे रहा हूं। एवरेज मैंने एक सप्ताह लिया है कि 7 दिनों में एवरेज कोरोना के कितने केसेस आए हैं। आपको 12 अगस्त 2021 से 18 अगस्त 2021 का जो आंकड़ा आता है उसमें हिमाचल प्रदेश में एवरेज 322 मामले आए हैं। अगले सप्ताह 19 अगस्त 2021 से 25 अगस्त 2021 तक एवरेज कितने आए? 322 से कम होकर 276 मामले आए। उसके बाद 26 अगस्त 2021 से लेके 5 सितंबर 2021 तक कितना एवरेज आए? 276 से कम होकर 207 केसेस आए। 5 सितंबर 2021 से 2 सितंबर से 5 सितंबर आज तक 182 और अब लेटेस्ट आंकड़ा है 180 का। अब देखिए 322 से 276, 276 से 207, 207 से 182 और 182 से 180। चीफ सेक्रेटरी साहब, आपने कौन से जाली आंकड़े इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिए हैं? मैं ये रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी सौंप रहा हूं। जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश को भी सौंपूंगा। आपको ये आजादी नहीं दी जा सकती है कि आप सरकार का बचाव करने के लिए इस हद तक गलत बोल दें। ये आंकड़े हैं मेरे पास, मैं आपको भी भेज रहा हूं, इसका जवाब दीजिए। मेरे पास कौन सी एजेंसीज आए हैं, मैं जरूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा, लेकिन आपने जो आंकड़े दिए हैं, क्या आंकड़े दिए हैं जिसके आधार पर कोरोना का एक मामला बनाया है, वो प्रदेश की जनता का हक है, लोकतंत्र है। ना मुख्यमंत्री तानाशाह है ना मुख्य सचिव तानाशाह बनने देंगे। आप प्रदेश की जनता के दोनों सेवक हैं। जनता जानना चाहती है क्या आधार है आपके आंकड़ों का। पहला मामला, इसको मैं रिजेक्ट करता हूं, ये गलत बोला गया है, गुमराह किया गया है, जनता इसका जवाब चाहती है। दूसरा, आपने कहा भूस्खलन बहुत बड़ा खतरा है, बारिश आ रही। अरे मूर्ख से मूर्ख आदमी भी हिमाचल प्रदेश, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी जानता है बारिशों का सीजन पहले जुलाई और अगस्त होता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से चक्र बदला है तो ये 15 सितंबर तक जाता है। 15 सितंबर के बाद कुछ बारिश नहीं होती है। और चुनाव आपने कराने होते तो बंगाल के साथ होते तो 31 सितंबर तक हो जाते, 30 सितंबर तक हो जाते। 15 सितंबर के बाद यहां बारिश ही नहीं। और मैंने जो तथ्य कलेक्ट किए हैं, वैज्ञानिकों से किए हैं, पिछले कई सालों से किए हैं, वो क्या कहते हैं? नो मेजर लैंडस्लाइड्स अकर इन एचपी, स्पेशली कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, फतेहपुर एरिया एंड अर्की कंस्टिट्यूएंसी ड्यूरिंग सितंबर एंड अक्टूबर। ये आंकड़ा है, वैज्ञानिक आंकड़ा है। आप बारिश भी बदल दोगे, रिकॉर्ड बदल दोगे चीफ सेक्रेटरी साहब, जवाब तो देना पड़ेगा। आपने बड़े आराम से जबान हिला दिया, लिख दिया भूस्खलन है, भूस्खलन है। कहां भूस्खलन है? एक केस भूस्खलन का नहीं है पिछले सालों में, न फतेहपुर में न अर्की में। 15 सितंबर के बाद बारिश ही नहीं है। आएगी गलती से तो कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा नहीं होगी, वो कोई नहीं कह सकता है, लेकिन रूटीन में कोई बारिश नहीं, कोई भूस्खलन नहीं। आपने ये दूसरा बहाना बनाया है उपचुनाव टालने। अब तीसरा कारण तो इतना मजाक बन गया कि आपको शर्म आ जानी चाहिए। आज तक तीसरा कारण बनाया आपने, सेब का सीजन है इसलिए हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। मैं साइंस का विद्यार्थी हूं। चीफ सेक्रेटरी साहब आप बताएं, जयराम जी आप भी बताएं, ये फतेहपुर में कितना सेब पैदा होता है, अर्की में कितना सेब पैदा होता है,
पूरा फतेहपुर अर्की जोड़ के आप सीजन के 2 ट्रक भी निकाल देंगे, मैं राजनीति छोड़ जाऊंगा। शौक के तौर पर हम कुछ लोग, मैंने भी अपने बगीचे में 2-4 सेब के बूटे लगाए हैं शौक के तौर पर, कहीं कहीं 2-2 10-10 बूटे लगाए हैं लोगों ने। हो सकता है आने वाले कुछ सालों में हम इसमें कामयाब हो जाएं। पर आज इस सीजन में सितंबर में कौन सा सेब का सीजन फतेहपुर के बागवान को प्रभावित करता है, अर्की के बागवान को प्रभावित करता है? आपने कैसे ये उपचुनाव टाल दिए फतेहपुर अर्की के? आपको लगता था कि सेब सीजन है, आप मंडी पार्लियामेंट का टाल देते, हमें तकलीफ नहीं थी। जुबल कोटखाई का टाल देते, तकलीफ नहीं थी। वहां बगीचे हैं, बाग हैं, सेब है। लेकिन यहां कौन सा सेब है? आपने तीसरा कारण, आप समझते हैं जनता इतनी मूर्ख है, इतनी अनपढ़ है कि आप जो भी बकवास करते जाएंगे वो बकवास सहन करते जाएंगे। मैं बकवास शब्द जानबूझ के कह रहा हूं। कोई कल को मुझे विद्वता की भाषा ना समझाए कि शब्द बड़े सोच के बोलना चाहिए। जिन लोगों ने इतना गलत काम किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आगे बकवास किया है, ये जवाब तो देना पड़ेगा। मैं पूछता हूं, लोकतंत्र कौन लेके आया था? कुर्बानियों से आया है। असंख्य देशभक्तों ने फांसी के फंदे चूमे, जेलें भुगती हैं, काला पानी भुगता है, तब देश आजाद हुआ है। हमको अपनी सरकार चुनने का हक मिला है। हम अपनी ताकत देते हैं एमएलए के, असेंबली के इलेक्शन में एक एमएलए और लोकसभा के इलेक्शन में एक एमपी को, और हमारी सारे सपने पूरा करने की जिम्मेवारी उस पर देते हैं, चाहे विकास हो चाहे न्याय हो। मैं पूछता हूं, 7 महीने हो गए, 12 फरवरी को पूरे 7 महीने मेरे फतेहपुर की सीट खाली हो गई है। 1 लाख से ज्यादा मतदाता है, रोजमर्रा के उनके काम है जो विधायकी ज्यूरिसडिक्शन में है, विधायकी करेगा कोई भी चुन के आ जाए। उनको न्याय कौन देगा? आपने पहले डिले किया, 2 महीने डिले जस्टिफाई, तो 3 महीने करते। आप 7 महीने के बाद ये बोल रहे हैं कि चुनाव नहीं होगा, उपचुनाव नहीं होगा। आपको किसने ये ताकत दे दी? इसलिए मैंने कहा 1975 की ओर प्रदेश भी बढ़ रहा है। उस समय के तत्कालीन दुनिया के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री को जब इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने सजा दी थी, 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगी, उन्होंने संविधान को तोड़ दिया था, इमरजेंसी लगा दी थी। देश उसी तरफ जा रहा है। आप ये बहाना लगा रहे हैं, बहाना जचता है? आप सोचते थे इसे टल जाएगा? बताइए, आज फतेहपुर में जो एमएलए फंड आता है साल का, उसको कौन खर्चेगा? 2 साल के छोटे छोटे काम लोगों के। आपके बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट होंगे। मेरे गांव में हो सकता है एक कोई विधवा बहन हो, उसके घर तक रास्ता बनाने के लिए 100 मीटर हमने रास्ता बनाना, उसका सपना पूरा करना हो, लाख रुपया देना हो, एमएलए फंड से देना था। कोई गली का निर्माण था, वो करना था। किसी को और कोई सहायता देनी थी, वो करनी थी। कौन करेगा? आप कहेंगे मैं कर रहा हूं। मिस्टर चीफ मिनिस्टर, यू आर नॉट एमएलए ऑफ फतेहपुर कंस्टिट्यूएंसी, ऑल्दो यू आर चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। आपको हमने अथॉरिटी नहीं दी है कि फतेहपुर का एमएलए का फंड हिमाचल का चीफ मिनिस्टर बांटेगा। अगर आप समझते हैं ये अथॉरिटी है, तो हम आप इससे आगे एक कदम जाते हैं। आप अपना असेंबली डिसॉल्व कर दो। गवर्नर रूल में भी सरकारें चलती हैं, गवर्नर चलाएगा या चीफ सेक्रेटरी बादशाह हो जाएगा, ये चीफ मिनिस्टर की जगह पावर यूज करेगा। ये डेमोक्रेसी है। पंचायत के प्रधान को पावर है। कल को एमएलए कहे कि पंचायत के प्रधान की सीट खाली होगी, मैं ही फंड यूज कर लूंगा मनरेगा का। नो, लोकतंत्र मर जाएगा। मनरेगा का फंड पंचायत यूज करे, वार्ड मेंबर, उप प्रधान, बीडीसी, जिला परिषद प्रधान ये यूज करें, एमएलए वहां दखल ना दे। सीमाएं हैं सबकी। पहला मेरा ये सवाल है विकास के मामले में, ये फतेहपुर एरिया, अर्की एरिया, इनके एमएलए नहीं है, जनता के प्रतिनिधि नहीं है। कौन मेरा प्रतिनिधि? आज मैंने एमएलए की मोहर लगानी है, जरूरी है बहुत से काम। कौन लगाएगा? आप कहते हो मैं अडॉप्ट करता हूं। हु आर यू टू अडॉप्ट फतेहपुर? बड़ा दम है आप में। फतेहपुर में आइए, अपनी सीट से रिजाइन करके आइए, जरा इलेक्शन लड़ लीजिए हमारे पास आकर के, आपको मालूम हो जाएगा लोकप्रियता। ये इजाजत नहीं देंगे। एमएलए का फंड दिया हमारा, वहां के बजट की योजनाएं,
बड़ी योजनाएं। मुझे अफसोस है इतने सालों से जो एमएलए थे वो कुछ नहीं कर पाए, न कांग्रेस न बीजेपी की सरकार कुछ कर पाई। मैं प्रदेश की राजनीति से अलग थलग हूं पिछले 15 साल से। अब मैं आया हूं, मैं देखता हूं मेरा फतेहपुर बहुत पिछड़ गया है। बाकी हलकों में मुख्यमंत्री का दौरा होता है, चुनावी दौरा, 150 करोड़ 200 करोड़ रुपए की शिलान्यास उद्घाटन होते हैं। हमारे फतेहपुर में 30 करोड़ 35 करोड़ 50 करोड़ के होते हैं सिर्फ। ये गैप आ गया है, गैप आ गया है। कौन पूरा करेगा इसको? एमएलए होगा तो लड़ेगा जाके आपके साथ, हमारा हक भी दो बराबर। और जो आपने 50 करोड़ अनाउंस भी किया है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है फतेहपुर में 50 करोड़ की घोषणा के बाद मिनी सेक्रेटरिएट को 3 साल हो गए, आपने 4 करोड़ 32 लाख रुपया अनाउंस किया, एक पैसा नहीं आया आज तक। अनेकों कामों के लिए पैसा किया, एक पैसा नहीं आया। केवल 7 करोड़ की पाइप आई है 100 करोड़ में से। इलाका ठप हो गया, विकास नहीं है। कौन जिम्मेवार है? और आगे से आपने जले हुए पर नमक छिड़क दिया। उपचुनाव नहीं होगा, 1 साल के बाद होगा उपचुनाव। मेरा इलाका मर जाएगा, नहीं मरने दूंगा। हमने धरना लगा के रखा है। 170वां दिन है आज, 18 मांगों के लिए। आप हमसे 100 मीटर दूर पर आकर के फतेहपुर रेस्ट हाउस में जाकर के वहां से मुड़ के आ जाते हैं। आपका एक एक्स एमएलए जो 4 बार एमएलए रहा है, मिनिस्टर रहा है, एमपी रहा है, आप में इतनी शिष्टाचार नहीं है कि उसे जाके पूछते। मैं घर नहीं गया इतने दिनों से। मेरी मांग है, ओपीएस सबसे ऊपर मांग रखी है, कर्मचारियों की, नौजवानों के रोजगार की है, किसानों की है, बाकी मांगे हैं। आप मांग पूरी करते ना करते, कम से कम शिष्टाचार के नाते ये तो करते, मिलने तो आ जाते। आप क्यों बैठे? अरे आपको इतना घमंड हो गया, इतना घमंड हो गया। राजनीति में आप बहुत बाद में आए, हमसे एक्सीडेंट से चीफ मिनिस्टर बन गए, आपके सौभाग्य पिछले जन्मों का। आप समझते हैं राजस्थान कुछ नहीं है? मेरी जनता कहती है आज, राजस्थान जी 4 बार के एमएलए, 1 बार के मिनिस्टर और 1 बार के एमपी को अगर जयराम सरकार और जयराम जी मिलने तक की जरूरत नहीं समझते हैं, कल को हम साधारण लोगों को मुश्किल आएगी, कौन पूछेगा हमें? इसलिए मैं कह रहा हूं संवैधानिक संकट है। देश 1975 की ओर बढ़ रहा है। उस समय जयप्रकाश नारायण बहुत बार कहते थे, इंदिरा जी नहीं समझती थी, देश उस ओर बढ़ रहा है। ये हाकमरान बन गए, हुक्मरान बन गए हैं, ये समझते हमारे पास पावर आ गई है। ये हम नहीं चलने देंगे। इसलिए हमें जवाब चाहिए। उपचुनाव टाला तो टला क्यों? लोकतंत्र है, आप खड़े होते हैं, हम भी खड़े होते हैं, जनता जिसको चाहेगी बनाएगी। सीधा साधा जवाब ये है, आप बौखलाहट में। आपने 3 कांड बताए, कोरोना, नो कोरोना। आपने कांड भूस्खलन बताया, नो भूस्खलन। आपने सेबों का सीजन बताया, हमारे फतेहपुर और अर्की में कोई सेब सीजन नहीं। आप मुझे बताइए, अगर ये स्थितियां थी, मानता हूं मैं, पंचायत चुनावों की नोटिफिकेशन कैसे होगी? क्या उसी फतेहपुर में उपचुनाव पंचायतों के नहीं हो रहे हैं? उस समय कोरोना भाग जाएगा, भूस्खलन नहीं आएगा उस पंचायत में? हमने मजाक कर दिया। उस टाइम में उपचुनाव नहीं होंगे 20 सीटों के ऊपर, 17 मंडी पार्लियामेंट के, 3 दूसरी, 20 सीटों पर उपचुनाव नहीं होंगे। लेकिन उसी समय की अवधि में आपके 30 तारीख और 1 अक्टूबर को पंचायत का चुनाव हो जाएगा। वहां कोरोना नहीं खाएगा, वहां सेब सीजन नहीं होगा। बता, जवाब दीजिए, हमें तर्क चाहिए इसका। आपने ट्रांसपोर्ट शुरू की है, बसें चल रही हैं, कोरोना नहीं है। आपने मार्केट खुली कर दी है, दफ्तर खोल दिए हैं सारे, वहां कोरोना नहीं है। एक सेक्रेटरीट में 5000 कर्मचारी एक ही गेट से निकलता है 15 मिनट में, वहां 2 गज की दूरी है। बताइए आप। और ताजा ताजा कॉलेज खोले आपने 1 तारीख से। मैंने आज ही पालमपुर कॉलेज का पता किया है, हजारों विद्यार्थी वहां आए हैं आज। कोई मास्क नहीं है, कोई 2 गज की दूरी नहीं है, हो भी नहीं सकती। आपका इतना बड़ा हाल है, 100 लड़का बिठाना है, आप 50% हाजिरी भी कर देंगे तो 50 तो बिठाएंगे।
50 को 2-2 गज की दूरी पर करें तो 15 से ज्यादा कैपेसिटी नहीं बनती है इसकी। आप मूर्ख बना रहे हैं। किसी पैमाने पर आप चलते नहीं हैं। आपकी जनसभाएं तो हो रही हैं, आपके शिलान्यास तो हो रहे हैं, आपके उद्घाटन तो हो रहे हैं, वहां कोरोना आपको खाता नहीं है, हंस के टाल देते हैं। प्रेस वाले, मीडिया वाले पूछते हैं तो आपके पास जवाब नहीं है। आप समझते हैं प्रेस भी खत्म है, जनता भी खत्म है, ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। असली कारण क्या है? असली कारण है सीआईडी की रिपोर्ट है कि चारों की चारों सीटें जयराम सरकार हार रही है। बड़ा जोर लगाया इन्होंने, 15 दिन महीना, बड़े शिलान्यास, उद्घाटन, बड़ी घोषणाएं, उसके बाद भी जनता इनसे इतनी परेशान है, चुनाव के इंतजार कर रही है सब खाएगी। तो समझते हैं कम से कम ये सरकार 1 साल और रह ले, क्योंकि चुनाव अब होता है, चारों सीटें हारते हैं तो एक चीज तो दीवार पर लिखी है, मुख्यमंत्री बदल जाएगी। ये अनुराग ठाकुर जी का दौरा कोई व्यर्थ ही नहीं है, लंबी योजना से कराया गया है। उत्तराखंड में रातों रात बदल सकता है, तो चारों सीटें हारने के बाद क्या हिमाचल का नेतृत्व तो नहीं बदलेगा? इसलिए कि कम से कम पता है कि 2022 में तो साफ होना ही है, 1 साल तो काट लें, ड्रामा करके काट लें, इसलिए उपचुनाव स्थगित किए गए। एक दूसरा कारण है जो प्रदेश की जनता को मालूम नहीं है, हमने सारा लीगल स्टडी किया है। संविधान में ये भी प्रावधान है कि जब किसी विधानसभा में एमएलए की सीट खाली हो और उसका जनरल इलेक्शन के लिए 1 साल बचता हो तो वो जनरल इलेक्शन के साथ ही होगा। ये है, लोगों को नहीं मालूम। लोग कहते हैं नवंबर में हो जाएगा जी, दिसंबर में हो जाएगा, जनवरी में। हमने कहा नहीं होगा। 2017 का हिमाचल का विधानसभा का चुनाव 7 सितंबर को हो गया था, ये 7 नवंबर को। जयराम जी 7 नवंबर तक घसीटना चाहते हैं। पहले कहा 4 को कैबिनेट उसमें देखेंगे, कैबिनेट का उपचुनाव से क्या लेना देना है? क्या उपचुनाव का फैसला प्रदेश की कैबिनेट करती है? क्या उपचुनाव का फैसला चीफ सेक्रेटरी करता है? इलेक्शन कमीशन से आप पूछेंगे क्या आपके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट रूल कर रही हैं? डेटा वो तय करेंगी, परिस्थितियां वो तय करेंगी। आप किस लिए बैठे हैं? एक्चुअली बात यह है कि 7 नवंबर 2017 को चुनाव हुआ था, 7 नवंबर 2022 से हिमाचल की विधानसभा का गठन जरूरी है। और 7 नवंबर 2022 का मतलब है उससे पहले पहले ये सीटें भरनी जरूरी हैं। तो ये 7 नवंबर का मतलब है कि 1 महीना पहले नोटिफिकेशन होगी, तो 7 अक्टूबर तक अगर नोटिफिकेशन नहीं होती है तो प्रदेश की सीटों पर उपचुनाव नहीं होंगे, 1 साल बचेगा। ये कारण है, इसलिए घसीट रहे 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन। अब स्वर्ण रथ यात्रा का आ गया, उसकी तैयारी में सरकार लगी है। कोई ना कोई बहाना है। 7 अक्टूबर तक जयराम सरकार घसीटना चाहती है, इसलिए कह दिया है। बड़ी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट, 3 कारण हैं। उसके बाद त्योहारों का सीजन आ जाएगा। 4, आपने सुना होगा 4 नवंबर को दिवाली है, उसके बाद सोचा जा सकता है, क्या सोचा जा सकता है? 4 नवंबर का 7 नवंबर ही तो आप देखना चाहते हैं, क्या आप समझते नहीं? 7 अक्टूबर तक चुनाव की नोटिफिकेशन हुई तो चुनाव नहीं होंगे, यही तो आप चाहते हैं। प्रदेश की जनता जवाब दे, गलती को सुधारें। मुख्यमंत्री भी, मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, आग्रह भी नहीं कर रहा हूं। मुख्यमंत्री जी, आपने, चीफ सेक्रेटरी ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। लोकतंत्र का इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। आप ये बहाने बना के 1 साल लटकाऊ चीफ मिनिस्टर रह सकते हैं, पर आपकी स्थिति भयंकर तौर पर बिगड़ गई है, आधार हिल गया है। आपसे मैं कहना चाहता हूं, इस गलती को सुधारें, प्रदेश की जनता से माफी मांगे। कोई ना कोई बहाना, कोई भाषा चुननी है तो बतेरे प्रोफेसर आपके पास है हिंदी के, अच्छी सी भाषा चुने ताकि आपने माफी भी मांगनी है तो अच्छी लगे। लेकिन आपसे गलती बहुत बड़ी हो गई है, इसको सुधार लीजिए, वरना एक काम तो होगा। अगर उपचुनाव नहीं होगा तो इसका मतलब कोरोना है। कोरोना है तो फिर कोरोना के नियम पालन होंगे, 2 गज की दूरी चलेगी। कोरोना है तो फिर आपका सोशल डिस्टेंसिंग भी है, मास्क भी है। कोरोना है तो फिर बाकी है, तो फिर जयराम जी रथ यात्रा हिमाचल में नहीं होगी। फिर ये सपने टाल दीजिए कि उपचुनाव तो नहीं होंगे, पंचायत चुनाव होंगे और रथ यात्रा भी होगी।
और रथ यात्रा का क्या जवाब है? प्रदेश की जनता इसके लिए तैयारी कर रही है। ये दो पैमाने नहीं होंगे, एक और कोरोना का बहाना उपचुनाव टालना और दूसरी ओर रथ यात्रा की तैयारी। इसका पहला थोड़ा सा आपको नमूना बागवानों ने दे दिया है। थोड़ा सा 15 बागवान थे, आपकी पुलिस के सामने जो हुआ है वो आपको समझ आना चाहिए जनता किस हद तक जाने वाली है। इसका थोड़े से नमूने और भी आ रहे हैं। तो रथ यात्रा नहीं होगी जब तक उपचुनाव नहीं, तो शिलान्यास उद्घाटन भी नहीं होंगे। जनता इसका माकूल जवाब देगी। मैं हैरान हूं कहां तक ये गलत रास्ते पर चले हैं। कल बहुत जश्न मनाया गया हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री जी द्वारा। मुझे तो लगता है उनकी भी सीआईडी फेल हो रही है, गलत सीआईडी दे रहे हैं। 100% 100% वैक्सीनेशन हिमाचल में दिखा दी गई है। आप सारे पत्रकार हैं, क्या ये सच्चाई है? क्या 100% वैक्सीनेशन हो गया है? नहीं। और ये आप नहीं सिद्ध कर रहे, ना मैं सिद्ध कर रहा हूं। इनके आंकड़े कह रहे हैं 100% वैक्सीनेशन इस तरफ है, उसकी शाबाश मिल रही है। और दूसरी तरफ कह रहे हैं 18 से ऊपर वालों को वैक्सीनेशन के लिए अभी तक वैक्सीन नहीं आए हैं, उनकी डेट दी जा रही है। मैं एक डॉक्टर हूं, कोई बड़े से बड़ा स्पेशलिस्ट इनका ऑल इंडिया का हमसे डिस्कस करें वैक्सीनेशन का मतलब क्या है, सिंगल डोज या डबल डोज? वैक्सीनेशन का मतलब फुल डोज, डबल डोज। डबल डोज जब तक नहीं तो वो वैक्सीनेशन नहीं गिनी जाएगी। अगर वैक्सीनेशन डबल डोज है तो आप खुद ही तो कह रहे हैं 18 से ऊपर वालों को अभी इतने लाख को मिला नहीं है, उसको दे रहे हैं। एक और आप कहते हैं मिला नहीं है वैक्सीनेशन, दूसरी ओर कहते हैं 100% वैक्सीनेशन है और शाबाश ले रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। शर्म नहीं आती है आपको? झूठे आंकड़े, पेपर में फेल हो रहे हैं और घर में पार्टी दे रहे हैं। और दूसरा ये इनको भाषा बदलनी पड़ेगी। वैक्सीनेशन देते हुए ऐसे सिद्ध कर रहे हैं कि ये राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट है और प्रदेश की जनता भिखारी है। देखिए पहली बार हम आपको फ्री दे रहे हैं। कहां से दे रहे हो? जयराम की कोई इंडस्ट्री है? ऊपर वालों की कोई इंडस्ट्री है? कहां से पैसा आ रहा है? जितना पैसा कोरोना के नाम पर आया है उसका तो ऑडिट आप करवाना नहीं चाह रहे हैं। आज नहीं तो कल तो होगा। अरबों रुपया पैसा लोगों ने दिया है, उसका हिसाब नहीं है। और दूसरा जहां से जा भी रहा है तो टैक्स से जा रहा है। एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, ये कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं है। सेवक कहने से नहीं होता। आप ये बोलो जनता का पैसा जनता की सेवा में दे रहे हैं। आपका ही पैसा था, आपको जरूरत पड़ी तो वैक्सीनेशन में हम मुफ्त में वैक्सीनेशन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं हम मुफ्त में वैक्सीनेशन? आंकड़े सुधारे। कोरोना के मामले में खुद सरकार फंस गई है। आंकड़े मैंने भी दे दिए हैं, आंकड़े इनके भी हैं। 100% वैक्सीनेशन का अपनी पीठ थथवा दी है और अभी दूसरों को वैक्सीन लगने हैं सेकेंड डोज। और मैं चैलेंज करता हूं, मैं सामने बैठा हूं, मैंने वैक्सीन नहीं लगाया है। मैंने नहीं लगाया है, सिंगल भी नहीं लगाया है। ये बड़ा लंबा टॉपिक है, मैं बाद में बात करूंगा। आने वाले समय में सिद्ध हो जाएगा ये कोरोना वैक्सीनेशन के नाम पर इंटरनेशनल लेवल पर क्या हुआ है। ये थोड़े टाइम पर सुप्रीम कोर्ट में ये सरकारें जवाब नहीं दे पाएंगी। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा नेचुरल कैलेमिटीज के तहत एक ये भी क्लॉज आता है, जो कोरोना में जाएगा वो प्राकृतिक आपदा में मरा हुआ समझा जाएगा, उसके परिवार को 4 लाख रुपया देना होगा। और जब लिस्टें आई हैं तो अब लिस्टें छुपा रही हैं, बदलने की कोशिश हो रही है। ये बताएंगे, आज हम बताएंगे तो लोग हमें भी देशद्रोही कह देंगे। बहुत बड़ी बात मैं बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। बहुत बड़ा विस्फोट होगा उस दिन। मैंने तो लगाया नहीं, भगवान की दया से जिंदा ही हूं। क्या समझते हैं मैं मूर्ख हूं? मुझे जान प्यारी नहीं है। मैं डॉक्टर भी हूं। ये अलग टॉपिक है। लेकिन आज उपचुनाव के लिए मैं सरकार को समझाने आया हूं और खुला चैलेंज करने आया हूं। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव किसी भी मंच पर मेरे साथ इस मुद्दे पर बहस करें। प्रदेश की जनता को मूर्ख ना समझें और जो आंकड़े मैंने दिए इनका जवाब दें। आपकी कौन सी एजेंसीज हैं जिसके आधार पर यह रिपोर्ट गई है, और इसके साथ साथ उसके बावजूद भी आपने उपचुनाव नहीं कराने हैं,
तो उपचुनाव नहीं तो स्वर्णिम रथ यात्रा नहीं, उपचुनाव नहीं तो शिलान्यास उद्घाटन नहीं, उपचुनाव नहीं तो सारे काम उसी तरह रुक जाएंगे जैसे लॉकडाउन में हो गया था। जनता भी उस परहेज में आए, और ये नहीं होगा ही करते हुए आप हेलीकॉप्टर से उतरें, 15 लोग आपके साथ उतरें और साथ में 500 आदमी स्वागत करें, कोई डिस्टेंस नहीं होगा। उसका क्या करना है, जनता ने क्या प्रतिरोध करना है, तैयारी हो रही है, तैयारी हो रही है। मैं गंभीरता से बोल रहा हूं, बहुत देख लिया, ये ढीठ बन गए हैं कि खुद हम जलसे भी कर लेंगे, खुद हम पार्टियां भी कर लेंगे, नाटियां भी कर लेंगे, मौज भी कर लेंगे, 1 साल बचे ऐश करो, नहीं करने देंगे। और इतना ध्यान में होना चाहिए, जो राजन सुशांत बोलता है वो उसका मतलब है। स्वर्णिम यात्रा वाली जो चीजें होंगी, ये आप अपने हलकों में ही इसको रोकोगे कि पूरे? मैं अभी कुछ नहीं, मैं रोकने का भी नहीं बोल रहा हूँ, मैंने कहा जनता इसका माकूल जवाब देगी। जनता क्या देगी, ये हो रहा है सामने। आप देखते हैं पंजाब में क्या हो रहा है, किसान आंदोलन का मजाक उड़ाते थे ये लोग, जानते हैं पंजाब में क्या हो रहा है, जानते हैं हरियाणा में क्या हो रहा है, जानते हैं यूपी में क्या हो रहा है। ये आग फैल गई है देश में। ऐसे ही इन चीजों का भी लोगों में गुस्सा है, गुस्सा है। एक ट्रेलर मैंने थोड़ा सा दिया बिना तैयारी के, आपने देखा भी हो शायद, फतेहपुर में गैस बांटने का कार्यक्रम था, उसमें हमने इनको थोड़ा समझाया है कि गैस बांटने का मतलब नहीं है गैस घरों में जाए मुफ्त, महिलाओं को घर में मुफ्त पहुंचाने का प्रावधान है, ये ड्रामा करने का नहीं है। उस घटना के बाद मुझे खुशी है, मेरे फतेहपुर की बहनों को घर में गैस बांट के आ रहे हैं अधिकारी। डॉक्टर साहब, प्रदेश में बिगड़ती हुई स्वास्थ्य व्यवस्था, ठप कानून व्यवस्था और महंगाई से त्रस्त जनता कहीं ना कहीं हर वर्ग परेशान है, और शायद कहीं ना कहीं यही सरकार का डर है जिसकी वजह से पूरे के पूरे पोस्टपोन किए गए हैं इलेक्शन, उपचुनाव। तो मैं भी तो यही तो कह रहा हूँ जी, हार का डर, हार का ही डर है निश्चित तौर पर, लिखा हुआ दीवार पर, बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं और इसलिए समझते